चलिए अब हम लोग बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन पर आते हैं। समझिएगा क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। एक बफर सॉल्यूशन है जिसका पीएच निकालना है, दैट कंटेन्स 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड और केबी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है। तो हमें इस बफर सॉल्यूशन का क्या निकालना है, पीएच निकालना है। समझिए, ऐसे एक फिगर हम लोग बना लें। भाई यही बफर सॉल्यूशन है, इसका पीएच निकालना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बी वो कितना दिया हुआ है, 0.1 मोलर। सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन एस वो भी कितना दिया हुआ है, 0.1 मोलर। और केबी का डाटा कितना दे रखा है, 10⁻⁻⁵। हमें क्या निकालना है, पीएच। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो कंडीशन को चेक कीजिए, के बी डिवाइडेड बाई बी। के बी को बी से डिवाइड कीजिए, के बी 10⁻⁵, बी 0.1 कितना आएगा, 10⁻⁻4 आएगा, जो कि 10⁻⁻2 से छोटा ही नहीं, क्या है, बहुत छोटा है। और बी और एस तो कॉम्परेबल, क्या बी और एस तो बराबर ही है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। एंड बी और एस दोनों बराबर बराबर है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे पी ओ एच अप्रोक्सीमेशन से। ये फॉर्मूला पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस एस बाई बी। तो निकाला जाए पी ओ एच इक्वल टू, अब बताइए के बी बराबर 10⁻⁵, तो पी के बी कितना, 5 के बराबर, तो ये आ जाएगा 5 प्लस लॉग एस बाई बी। तो ये बताइए बी और एस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर, तो 0.1 कैंसल आउट होकर 1 आ जाएगा। लॉग 1 कितना, 0। तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना, 5 + 0 आ जाएगा इक्वल टू 5। तो पीएच बराबर कितना आएगा, तो पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच इक्वल टू कितना, तो 9 के बराबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हम लोग का नया टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले तो ये समझे सॉल्युबिलिटी कहा किसे जाता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी टर्म का मतलब समझते हैं हम लोग कि डिजोल्व हो रहा है, घुल रहा है, ठीक है ना। कि भाई ये कोई सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में जो घुल रहा है, डिजोल्व हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। लेकिन कैसे डिफाइन किया जाता है, प्रॉपर वे में चीज़ों को समझिए अब, ठीक है ना, कि सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं। तो ध्यान दें, ये जो भी सॉल्यूट होगा, जो भी सॉल्यूट होगा, एक गिवन टेम्परेचर और एक गिवन वॉल्यूम में इस सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होगा उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो मैक्सिमम अमाउंट, ये वर्ड याद रख लीजिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व हुआ है एक गिवन वॉल्यूम और गिवन टेम्परेचर पर, उसी को क्या बोला जाता है, सॉल्युबिलिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक गिवन वॉल्यूम और गिवन टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सिंपल में एक वर्ड याद रखिएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व है उसी को क्या बोला जाता है, तो सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो हम लोग डिफिनेशन को लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as maximum amount of solute which can be
dissolved in a given volume and temperature। एक गिवन वॉल्यूम और टेम्परेचर पर सॉलिड का जो मैक्सिमम अमाउंट, ये अंडरलाइन कर दिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्बिलिटी कहते हैं। चलिए, अगर अब हम लोग यहां पर जो सॉल्बिलिटी के बारे में जो स्टडी करने जा रहे हैं, किसी सॉल्ट की सॉल्बिलिटी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, तो सॉल्बिलिटी का सिंबल हम लोग एस से लेकर चल रहे हैं। अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, ध्यान में दें, 0.1 मोल पर लीटर के बराबर या उससे ज़्यादा, मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में वो सॉल्ट 0.1 मोल के बराबर या उससे ज़्यादा डिजोल्व हो गया, तो ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट। तो अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.1 मोल पर लीटर के बराबर या उससे ज़्यादा, देन इट इज कॉल्ड, या इट इज सॉल्युबल सॉल्ट, इट इज called soluble salt, it is called soluble salt। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इस रेंज में हो, 0.01 के बराबर या उससे ज़्यादा, लेकिन 0.1 मोल पर लीटर से कम, तो अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इस रेंज में है, तो ऐसे सॉल्ट को बोला जाता है पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट। देन इट इज कॉल्ड पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट, देन इट इज कॉल्ड पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट। चलिए, लेकिन अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.01 मोल पर लीटर से कम ही नहीं, बहुत ज़्यादा कम हो, ध्यान दीजिए, अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.01 मोल पर लीटर से कम ही नहीं, बहुत ज़्यादा कम हो, देन वैसे सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, देन इट इज कॉल्ड स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो ध्यान में देना है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सॉल्ट 3 टाइप का बताया गया। कौन कौन सा? सॉल्युबल सॉल्ट, पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट, और तीसरा कौन सा हम लोग का, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो यहां पर जो हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ध्यान में रखें, हम लोग स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का यहां पर स्टडी करेंगे। तो यहां जो हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, कौन सा सॉल्ट, तो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए आप लोग उतारिए। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी में जो स्टडी करने जा रहे हैं, कौन से सॉल्ट की, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, अब ऐसे समझिएगा, वैसा सॉल्ट जो बहुत ही कम डिजोल्व हो रहा है, जिसकी सॉल्युबिलिटी 0.01 मोल पर लीटर से कम ही नहीं, बहुत ज्यादा कम हो, तो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब ऐसे कॉन्सेप्चुअली समझिए, वैसे सॉल्ट को कहते हैं जो नेग्लिजिबल अमाउंट में डिजोल्व होता है, बहुत ही कम अमाउंट में डिजोल्व होता है, वैसे सॉल्ट को ही क्या बोला जाता है, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हम लोग उसी सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलिए पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको हम लोग सिंबल में KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। S वर्ड का मतलब हो गया सॉल्युबिलिटी, P का मतलब हो गया प्रोडक्ट। SP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझिएगा, एक स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट यहां पर लिया जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड। ये एक स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब ऐसा सॉल्ट है जो वाटर में नेग्लिजिबल अमाउंट में डिजोल्व हो रहा है। अब ये KSP क्या है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, इसको समझिए पहला एग्जांपल से।
बोला जाए वाटर में हम लोग सिल्वर क्लोराइड को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ये H2O लिक्विड, और इसमें सिल्वर क्लोराइड सॉलिड को ऐड किया जा रहा है, कितना मोल, तो A मोल, और ये जो वॉल्यूम है H2O का कितना लीटर, तो 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम लिया गया है। सिंपल कैलकुलेशन, H2O लिक्विड 1 लीटर लिया गया, इसमें सिल्वर क्लोराइड सॉलिड हम लोग A मोल मिला रहे हैं एक्सेस अमाउंट में, ये भी यहां पर लिख दिया जा रहा है एक्सेस अमाउंट में, और इस सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो S मोल पर लीटर है। तो ध्यान में रखें, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी, S मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में S मोल डिजोल्व हो जाएगा, तो 1 लीटर में S मोल डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन हम लोग A मोल मिलाए हैं, एक्सेस में मिला है, तो एक्स्ट्रा क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा। तो ध्यान से समझिए, पहला स्टेप क्या होगा, तो ये सिल्वर क्लोराइड सॉलिड भाई ये S मोल डिजोल्व हो जाएगा और एक्स्ट्रा बचा हुआ रह जाएगा, तो ये सॉलिड से किस में जाएगा, एक्वस में जाएगा, डिजोल्व हो रहा है तो सॉलिड से किस में जाएगा, एक्वस में जाएगा। अब ये जो एक्वस में मिला सिल्वर क्लोराइड एक्वस, ये फर्दर आयंस में टूट जाएगा, और क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, नहीं मेंशन किया है तो क्या मानकर चलेंगे, 100% आयंस में टूट रहा है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड एक्वस जो डिजोल्व हुआ, अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो 100% क्या मानेंगे, आयंस में टूट रहा है, तो क्या मिलेगा हम लोग का, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। समझिए यहीं पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान नहीं भटकाना है। ये सिल्वर क्लोराइड सॉलिड कितना मोल ऐड किए थे, A मोल ऐड किए थे, T = 0 पर A मोल ऐड किए थे। अब ध्यान दें, इक्विलिब्रियम पर A मोल ऐड किए थे ना, ये तो एक्सेस में था, A मोल में से कितना मोल डिजोल्व होगा, देखिए सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर, तो A में से डिजोल्व कितना होगा, S मोल ही तो होगा, तो बच जाएगा कितना, A माइनस S बच जाएगा ये, ठीक है ना, और S मोल डिजोल्व होकर ये S बना, लेकिन ये जो S बना ये तो फर्दर आयंस में टूट जा रहा है, तो ये फर्दर आयंस में टूट गया, ये खत्म, और ये क्या बना, S बना और S बना, मतलब क्या है, ये खत्म हो गया, और जो एक्सेस यहां पर रहेगा सिल्वर क्लोराइड सॉलिड कितना, A माइनस S, वो नीचे क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो यहां पर फिगर बनाया जाए, ये ऐड करने के बाद ये फिगर बनाया जाए यहां पर, तो ये सिल्वर क्लोराइड सॉलिड नीचे में प्रेसिपिटेट किया हुआ है, ये AgCl का एक्वस सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या है, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन। तो ध्यान दें, ये तो खत्म हो गया है, ये तो 100% डिसोसिएट कर गया, ये जो सॉलिड है और ये जो आयंस हैं उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखें, अगर किसी सॉल्ट को एक्सेस में मिला दिया जाए तो सॉलिड सॉल्ट और उससे जो आयंस मिलते हैं उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट, चलिए तो फाइनल रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो AgCl सॉलिड और Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, T = 0 पर ये कॉन्सेंट्रेशन, ये A मोल ऐड किए थे, इक्विलिब्रियम पर A में से S डिजोल्व हो गया, बचा A माइनस S, ये S बना और ये S बना। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए, Kc का एक्सप्रेशन लिखिए, Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे पहले समझिए। तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और इक्विलिब्रियम पर Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, S, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, S, तो S इंटू S। तो ध्यान दें, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, ये सॉल्युबिलिटी का क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं Kc, ये सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन है, इसी कारण से इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं, Ksp कहते हैं। तो ध्यान दें कॉन्सेप्ट पर,
किसी भी स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का केएसपी का एक्सप्रेशन हमें लिखने आना चाहिए, और वो कैसे लिखेंगे तो ध्यान में देना है कैसे लिखना है। हमें एक इक्विलिब्रियम शो करना है। कौन सा इक्विलिब्रियम? तो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट और उससे जो आयंस मिले हैं उन आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम शो करना है और उसी का केसी लिख देना है। वही जो केसी होगा वही क्या होगा? तो केएसपी का एक्सप्रेशन होगा। तो पहले आप लोग इसको उतारिए। हम लोग और भी कुछ नए एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल को ले रहे हैं। चलिए हम लोग केएसपी लिखने का एक्सप्रेशन फिर से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सिल्वर क्रोमेट सॉलिड। सिल्वर क्रोमेट सॉलिड। अब केएसपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे तो ध्यान दें। ये जो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है इससे जो आयंस मिलेगा तो ये सॉलिड सॉल्ट और उस आयंस के बीच में क्या दिखाना है? इक्विलिब्रियम दिखाना है। तो दिखाइए इक्विलिब्रियम। सिल्वर क्रोमेट सॉलिड। अब इसको आयंस में तोड़िए तो पहले देखिए, ध्यान दीजिए स्टेप वाइज। ये डिजोल्व होगा, डिजोल्व होकर एक्यूअस में जाएगा और जो एक्यूअस में गया वो आयंस में टूट जाएगा। तो इसको आयंस में तोड़िए तो क्या मिलेगा हम लोग का? 2Ag प्लस एक्यूअस और ये CrO4 2 माइनस एक्यूअस। और ये किसका एक्सप्रेशन? तो ये केएसपी का एक्सप्रेशन। तो हमेशा ध्यान में दें, किसी भी स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का केएसपी का एक्सप्रेशन लिखना है, इक्विलिब्रियम किसके बीच में दिखाएंगे? तो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट ये जो सॉलिड है और उससे जो आयंस मिला उनके बीच का इक्विलिब्रियम दिखा देना है और सिंपल केसी का एक्सप्रेशन लिख देना है। चलिए इक्विलिब्रियम की बात करें। शुरू में ए ऐड किए थे जिसमें से एस डिजोल्व हो गया तो बचा ए माइनस एस, ठीक है ना भाई। ए तो ऐड न किए थे, एस डिजोल्व हो गया तो बचा कितना? ए माइनस एस। एस डिजोल्व होकर ये कितना बनेगा? 2s बनेगा और ये कितना बनेगा? s बनेगा। तो केएसपी के एक्सप्रेशन पर हम लोग आ जाए। केएसपी का एक्सप्रेशन भाई सिल्वर आयन के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको सोल्व करें हम लोग तो सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 2s, उसका स्क्वायर कर दीजिए। क्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना? s, तो ये कितना आ जाएगा? 4s³। अच्छा अब याद करें भाई, सिल्वर क्रोमेट को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? तो ये प्योर सॉलिड है। तो केसी के एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और एक्सेस सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। चलिए हम लोग थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं और इस बार खुद से दिमाग लगाना स्टार्ट कीजिए। फेरिक क्लोराइड सॉलिड। हमें इसका केएसपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो फेरिक क्लोराइड सॉलिड और इससे जो आयंस मिलेगा डिजोल्व होने के बाद तो फेरिक क्लोराइड सॉलिड। फेरिक क्लोराइड सॉलिड ये डिजोल्व हुआ, डिजोल्व होने के बाद इससे आयंस कौन कौन सा मिलेगा? तो फेरिक आयन एक्यूअस और 3 क्लोराइड आयन एक्यूअस। तो ये इक्विलिब्रियम दिखाएंगे और यही किसका एक्सप्रेशन होगा? तो केएसपी का एक्सप्रेशन होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट दे उसका केएसपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, कैसे दिखाएंगे? तो सॉल्ट और वो सॉल्ट डिजोल्व होने के बाद जो आयंस मिलेगा तो सॉल्ट और आयंस के बीच का इक्विलिब्रियम दिखा देना है। वही एक्सप्रेशन किसका देगा? तो केएसपी का देगा। चलिए इक्विलिब्रियम पर बात करें हम लोग। ए में से एस मोल डिजोल्व हो गया तो बचा ए माइनस एस। एस डिजोल्व होकर ये एस बनेगा और ये 3s बनेगा। अब हम लोग केएसपी के एक्सप्रेशन की बात करें तो केएसपी का एक्सप्रेशन कितना? तो फेरिक आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना? 3 आ जाएगा। अब यहां पर सोल्व कीजिए। फेरिक आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना है? s, यहाँ s रख दीजिए। क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन 3s रखिए यहाँ पर, तो कितना जाएगा हम लोग का? 27s⁴। चलिए
चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, तो केएसपी का एक्सप्रेशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो ये बिल्कुल कंठस्थ रख लीजिए। जो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और उससे डिजोल्व होकर जो आयंस मिला, तो सॉल्ट और आयन के बीच का इक्विलिब्रियम दिखा देना है और उसी का क्या लिख देना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कॉमन आयन का सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा। समझिए कॉमन आयन का सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो बोला क्या गया ना, ये सिल्वर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा। सिल्वर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, यहां पर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। अब समझिएगा, अगर इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा, तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर फॉरवर्ड में शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये सॉलिड और डिसॉल्व हो रहा है, तो फॉरवर्ड में जाने का मतलब ये सॉलिड आयंस में गया, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई। तो हमेशा ध्यान में रखना है, ये फॉरवर्ड में शिफ्ट किया मतलब सॉलिड और डिसॉल्व हुआ, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। और अगर इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर बैकवर्ड में शिफ्ट करे, तो भाई ये बैकवर्ड में शिफ्ट कर रहा है, मतलब ये आयंस जुड़कर सॉलिड प्रेसिपिटेट बना दे रहे हैं। तो बैकवर्ड में शिफ्ट करने का मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। तो अब यहां पर याद कर लीजिए, फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब इस सॉल्यूशन में एक वैसा स्पेसिस मिलाया जा रहा है जिससे कि एक कॉमन आयन मिले। तो फॉर एग्जांपल इसमें बोला जाए सोडियम क्लोराइड हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, तो भाई सोडियम क्लोराइड एक सॉल्युबल सॉल्ट है, इसमें जब ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, सोडियम क्लोराइड एक्वस, ये डिजोल्व होगा, डिजोल्व होने के बाद आयंस में टूटेगा और क्या बनेगा, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। तो ध्यान दीजिए भाई, जैसे ही यहां पर सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा, बोलिए ली-चाटेल प्रिंसिपल, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा, और जब ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो भाई अब यहाँ पर खुद से सोचिए, जब सोडियम क्लोराइड को यहाँ मिलाएंगे तो इस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और जब क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड में, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो कॉमन आयन के कारण से स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो ड्यू टू कॉमन आयन solubility of sprangly soluble salt decreases. Due to common ion, solubility of a sprangly soluble salt decreases. चलिए अब हम लोग सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को समझिए, बोला क्या जा रहा है, डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड। तो ध्यान से समझिए, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है एक्वस बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग सिल्वर क्लोराइड को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो हमें सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कहाँ निकालनी है, बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड।
तो ये बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। इस सॉल्यूशन में सिल्वर क्लोराइड की सॉल्विटी कितनी होगी वो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। समझिए कैसे निकालेंगे। तो भाई ये बेरियम क्लोराइड ये हम लोग का 100% आयंस पे टूटा हुआ है। क्या मिला है, तो बेरियम आयन एक्वस और 2Cl माइनस एक्वस। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1, पूरा का पूरा आयंस में टूट गया। ये 0.1 बनेगा और ये 0.2 बनेगा। लेकिन जब सिल्वर क्लोराइड को इसमें मिलाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड भी तो डिसॉल्व होगा। तो सिल्वर क्लोराइड सॉलिड ये डिसॉल्व होकर आयंस में टूटेगा, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। और इसका KSP का डाटा दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का KSP का डाटा दिया हुआ है। अब ध्यान दें, इक्विलिब्रियम पर ये कुछ बचा हुआ रहेगा और इसकी सॉल्युटी मान लेते हैं S डैश। तो अगर सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युटी S डैश है तो ये S डैश मिलेगा और ये भी S डैश मिलेगा। अब ध्यान दें भाई, इस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन दो जगह से आया। बेरियम क्लोराइड से मिला 0.2 मोलर, बेरियम क्लोराइड से मिला 0.2 मोलर और सिल्वर क्लोराइड से कितना मिला, S डैश। तो अगर यहां बोला जाए क्लोराइड आयन का नेट रिजल्टेंट टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो 0.2 प्लस S डैश। तो यहां पर लिखिए 0.2 प्लस S डैश, ये हो गया। अब KSP का एक्सप्रेशन बोला जाए तो KSP का एक्सप्रेशन लिखिए, सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन और क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन S डैश, क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन S डैश प्लस 0.2 इक्वल टू कितना, तो 1 इंटू 10 की पावर -10। तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर S डैश निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, टाइम किल होगा। हम लोग अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन को समझिएगा अप्रोक्सीमेशन को। इस क्वेश्चन से बिल्कुल हट जाइए, अप्रोक्सीमेशन को समझिए। ये बोला जा रहा है वाटर H2O और इसमें सिल्वर क्लोराइड को मिला रहे हैं। यहाँ पर क्या था, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिला रहे थे। यहाँ पर क्या है, वाटर में मिला रहे हैं सिल्वर क्लोराइड को। तो समझिए भाई, इसका KSP कितना, तो 10 की पावर -10। तो ये बताइए, सिल्वर क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका KSP कैसे लिखेंगे, तो S का स्क्वायर, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से S निकलेगा कितना, 10 की पावर -5। तो मेरी बात को समझिए। प्योर वाटर में सिल्वर क्लोराइड की सॉल्विटी है 10 की पावर -5। और यहाँ बात करें तो यहाँ तो कॉमन आयन इफेक्ट है, क्लोराइड आयन बेरियम क्लोराइड से, क्लोराइड आयन सिल्वर क्लोराइड से। तो इस कॉमन आयन इफेक्ट के कारण से यहाँ जो सॉल्विटी है S डैश, ये 10 की पावर -5 से क्या होगा, छोटा होगा। कंफर्म है हम लोग। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में कितनी आई, 10 की पावर -5। अब यहां पर बात करें तो ड्यू टू कॉमन आयन के कारण से यहां जो सॉल्युबिलिटी होगी वो घट जाएगी, तो 10 की पावर -5 से कम होगा। तो ये जो S डैश है वो 10 की पावर -5 से कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है अप्रोक्सीमेशन का। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये S डैश जो है लेस देन 10 की पावर -5। अब जरा कंपेरिजन कीजिए, ये बताइए 0.2 और 10 की पावर -5 में कंपेरिजन करें तो 0.2 10 की पावर -5 से बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा है, और 10 की पावर -5 S डैश से बड़ा है। तो इसका मतलब 0.2 S डैश से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। तो देयरफॉर इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, 0.2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन S डैश। तो देयरफॉर KSP इक्वल टू, लिखिए यहाँ पर ये कितना, S डैश, और 0.2, ये ध्यान दीजिए मेरे पेन के पॉइंट पर, ये 0.2 S डैश से बहुत बड़ा है।
तो ये लगभग कितने के बराबर, 0.2 के बराबर, तो यह आ गया 0.2 के बराबर इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -10। तो ये सॉल्विटी एस डैश कितना आ जाएगा, तो 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई 0.2 इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -10। तो जरा ध्यान दीजिए, ये कॉमन आयन के कारण से सॉल्बिलिटी कितनी हो गई, 10 की पावर -10 के ऑर्डर में, जबकि पहले कितना आ रहा था प्योर वाटर में 10 की पावर -5। यही हम लोग का क्या है फाइनल आंसर।